Now let's start part 6 of Foreign Exchange Management Act and the topic name is इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया। तो अगर कोई पर्सन इंडिया के बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उसके क्या प्रोविजन है, ये हम इस पार्ट में देखने वाले हैं। इस पार्ट को मैंने जो डिवाइड किया है नंबर ऑफ हेडिंग्स में, तो किस किस हेडिंग में क्या क्या पढ़ना है पहले ये देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो पहले ये बात करता है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन जॉइंट वेंचर एंड होली ओन्ड सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया। इसके बाद हम दूसरा पॉइंट देखेंगे इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी। यहां पे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है, जस्ट फॉरेन सिक्योरिटी में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अदर देन बाय वे ऑफ डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तो उसके क्या प्रोविजंस हैं और कंडीशंस हैं वो देख लेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट बाय सर्टेन फर्म इन इंडिया। तो सर्टेन फर्म है, इंडिया की फर्म्स हैं, वो बाहर इन्वेस्ट करना चाहती है तो क्या ये फर्म इन्वेस्ट कर सकती है बाहर, इसके प्रोविजन देखेंगे। यहां पे जैसा कि आप दे सकते हैं कि जो सेकंड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटीज, उसके फिर सब पॉइंट्स किए हुए हैं। तो फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट करेगा पीआरआई के पॉइंट्स अलग है, इंडिविजुअल पीआरआई इन्वेस्ट करना चाहता है उसके पॉइंट्स अलग हैं, क्वालिफिकेशन शेयर्स, राइट शेयर्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल अगर इन्वेस्ट करना चाहता है फॉरेन शेयर्स में तो, और लास्ट है इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी ऑफ ए कंपनी रजिस्टर्ड ओवरसीज। बाहर की कंपनी है उसमें इक्विटी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब सबसे पहले हम बात करेंगे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया इन जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरी। तो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का मतलब फिर से समझ लीजिए, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है जहां पे आप उस एंटिटी का कंट्रोल भी अपने पास कर लेते हैं, दैट इज द डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसका पहला पॉइंट है कि आप इंडियन पार्टी हैं अगर, तो आप बाहर रियल स्टेट और बैंकिंग बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन रियल स्टेट एंड बैंकिंग बिजनेस इज नॉट अलाउड, साफ साफ मना कर दिया है। तो फिर आप किस में डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो यहां पर इन्होंने बोला है कि इसको छोड़ के बाकी एक्टिविटीज में आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई का। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया कर सकते हैं रियल स्टेट और बैंकिंग बिजनेस एक्टिविटीज को छोड़ के। हाउएवर नो आरबीआई अप्रूवल इन फॉलोइंग केसेस। तो ऐसे केसेस हैं जिसमें आरबीआई अप्रूवल की जरा भी जरूरत नहीं है, तो वो हम देख लेते हैं ऐसे कौन से केसेस हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं एज ए जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरी आउटसाइड इंडिया और आपको आरबीआई की अप्रूवल की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये पॉइंट्स आप फॉलो करते हैं तो पहला पॉइंट है कि आपका जो फाइनेंशियल कमिटमेंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, इट शुड नॉट एक्सीड 100% ऑफ इट्स नेटवर्थ। यानी जो इंडियन एंटिटी है वो जितना इन्वेस्ट कर रही है बाहर वो अपनी नेटवर्थ से के 100% का से ज्यादा का इन्वेस्ट नहीं कर सकती। यानी जितनी चादर है उतने ही पैर फैलाने हैं, ऐसा आरबीआई कह रही है।
आपकी नेटवर्थ अगर 10 करोड़ है तो आप 10 करोड़ तक का ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, फाइनेंशियल कमिटमेंट कर सकते हैं इन जॉइंट वेंचर और होली ओन सब्सिडरीज आउटसाइड इंडिया। द सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इज नॉट एप्लीकेबल। आप चाहते हैं कि सर ये सीलिंग हमें नहीं चाहिए, आरबीआई अप्रूवल भी नहीं चाहिए और ये सीलिंग से भी ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इन्होंने कहा है कि ओके आप कर सकते हैं, ये सीलिंग आप पे नहीं लगेगी। ये सीलिंग है ना 100% ऑफ नेटवर्थ तक का आपका फाइनेंशियल कमिटमेंट होना चाहिए, ये सीलिंग नहीं लगेगी। अगर आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो EEFC अकाउंट से कर रहे हैं या फिर प्रोसीड्स ऑफ ADR या GDR से जो आपको पैसा मिला है उस पैसे को आप बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 100% ऑफ नेटवर्थ की जो सीलिंग है ये नहीं लगेगी। दूसरा पॉइंट, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं बाहर जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडी में, वो जॉइंट वेंचर या फिर होली ओन सब्सिडरी ये बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी करना चाहिए। बोनाफाइड यानी किसी भी तरह का इलीगल एक्टिविटी नहीं होना चाहिए, जेन्युइन एक्टिविटीज जॉइंट वेंचर या होली ओन सब्सिडरी करना चाहिए वहां पर। नेक्स्ट पॉइंट है कि इंडियन पार्टी का नाम आरबीआई की कॉशन लिस्ट में नहीं होना चाहिए। और दूसरा, ये जो इंडियन पार्टी है इट शुड नॉट बी अंडर इन्वेस्टिगेशन बाय एनफोर्समेंट, यानी आपकी छवि जो है वो बेदाग होनी चाहिए, तो आप बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट आरबीआई अप्रूवल। फोर्थ पॉइंट है, इंडियन पार्टी शुड रूट ऑल द ट्रांजैक्शन, जितना भी आप बाहर इन्वेस्ट करेंगे it should be through only one branch of AD, ऑथोराइज्ड डीलर की एक ही ब्रांच से सारा पैसा रूट करेंगे बाहर जो भी इन्वेस्ट करना है। लेकिन यहां पर आरबीआई ने साफ किया है कि आप डिफरेंट ब्रांचेस के थ्रू पैसा भेज सकते हैं डिफरेंट जॉइंट वेंचर या होली ओन्ड सब्सिडरीज को, यानी किसी भी एक जॉइंट वेंचर के लिए आपको एक ही ब्रांच से भेजना है, एडी की एक ही ब्रांच यूज करनी है एक जॉइंट वेंचर के लिए। दूसरे जॉइंट वेंचर के लिए अलग ब्रांच के थ्रू आप पैसा भेज सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द इंडियन पार्टी शेल सबमिट फॉर्म ओडीआई। ओडीआई आपको एक फॉर्म है जो सबमिट करना पड़ेगा। कहां करना है? ये आपको ऑथराइज्ड डीलर जहां से आप ये पैसा भेज रहे हैं बाहर, वहां पर ये आपको फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा और ये ऑथराइज्ड डीलर बाद में ये फॉर्म आगे आरबीआई को पास ऑन कर देगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आरबीआई ट्रैक करना चाहती है सभी इन्वेस्टमेंट, इसलिए टू ट्रैक ऑल द इन्वेस्टमेंट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर विल बी अलॉटेड बाय द आरबीआई। So RBI allot unique identification number for each joint venture or wholly owned subsidiaries outside India। और ये जो जॉइंट वेंचर या फिर होली ओन सब्सिडरी के लिए आपको यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, इसको आपको कोट करना है। द इंडियन पार्टी शेल कोट दिस UIN in all its communication and report whichever will be sent to RBI or authorized dealer। तो एक बार फिर से रीकैप कर लेते हैं। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, रियल एस्टेट और बैंकिंग में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है। बाकी जगह आपको करना है तो आपको प्रायर अप्रूवल लेना पड़ेगा आरबीआई का। फिर आरबीआई कहती है कि नहीं, प्रायर अप्रूवल की भी जरूरत नहीं है अगर आप ये फॉलोइंग कंडीशन फुलफिल कर देते हैं। तो फाइनेंशियल कमिटमेंट जिसमें हमने देखा 100% ऑफ नेटवर्थ से ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सीलिंग नहीं लगेगी अगर EEFC से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर प्रोसीड्स ऑफ ADR GDR से। बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी होनी चाहिए, कॉशन लिस्ट में नाम नहीं होना चाहिए, अंडर इन्वेस्टिगेशन नहीं होना चाहिए आपका। एक ब्रांच से ही सारे ट्रांजैक्शंस आपको करने हैं, इन्वेस्टमेंट जो भी करना है एक ब्रांच से करना है एडी की एक जॉइंट वेंचर के लिए। अलग अलग जॉइंट वेंचर होली ओन के लिए अलग अलग ब्रांचेस से भी कर सकते हैं। आपको एक फॉर्म सबमिट करना पड़ेगा ODI, और ये जो फॉर्म सबमिट करना है ऑथराइज्ड डीलर को करना है। आरबीआई विल इश्यू अलॉट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर ईच जॉइंट वेंचर और होली ओन्ड सब्सिडरीज आउटसाइड इंडिया, जो आपको कम्युनिकेशन में कोट करना पड़ेगा। अब हम चलेंगे इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी। छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करना है, बहुत बड़ा डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते आप, थोड़ा थोड़ा फॉरेन सिक्योरिटीज परचेस करना चाहते हैं।
So investment in foreign securities other than by way of direct investment. Let's see the provision. सबसे पहले बात करेंगे पीआरआई की, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, बाहर की कंपनी की फॉरेन सिक्योरिटीज परचेस करना चाहता है तो क्या वो परचेस कर सकता है? तो हाँ, पीआरआई कैन परचेस फॉरेन सिक्योरिटीज विदाउट आरबीआई अप्रूवल। बिना आरबीआई अप्रूवल के पीआरआई बाहर फॉरेन सिक्योरिटीज परचेस कर सकता है, लेकिन कंडीशन है जो ये परचेस करेगा फॉरेन सिक्योरिटी, इट शुड बी आउट ऑफ फंड हेल्ड इन आरएफसी अकाउंट, रेसिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट में जो पैसा है वो फंड यूज कर रहा हो ये परचेस करने के लिए, पहली कंडीशन। दूसरा, ये एक्वायर कर सकता है बोनस शेयर्स ऑन फॉरेन ऑफ द फॉरेन सिक्योरिटी हेल्ड इन अकॉर्डेंस विद द फेमा। अगर उसको कोई बोनस शेयर मिल रहे हैं पीआरआई को, तो बोनस शेयर में तो कुछ करना ही नहीं पड़ता इन्वेस्टमेंट, जस्ट आपको रिसीव करने हैं, तो आरबीआई की अप्रूवल की जरूरत नहीं है, बोनस शेयर अगर मिल रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन सिक्योरिटी। तीसरा पॉइंट है, अ पर्सन में परचेज फॉरेन सिक्योरिटी आउट ऑफ हिज फॉरेन करेंसी रिसोर्सेस। आपके पास फॉरेन करेंसी के रिसोर्सेस हैं जो बाहर ही हैं, इंडिया में नहीं है, बाहर, आउटसाइड इंडिया। एंड ऐसे केस में वो रिसोर्सेज जो आपके फॉरेन करेंसी रिसोर्सेज आउटसाइड इंडिया है, उससे आप फॉरेन सिक्योरिटीज परचेस कर सकते हैं, आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत है नहीं है। बट इसमें एक कंडीशन है कि ये जो फॉरेन रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हैं, ये केवल वो ही कर सकता है विदाउट आरबीआई अप्रूवल हु इज नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया। तो रेसिडेंट बट नॉट परमानेंटली रेसिडेंट इन इंडिया है अगर आप, तो बाहर के फॉरेन रिसोर्सेज आप यूज कर सकते हैं फॉरेन सिक्योरिटी परचेस करने के लिए, आरबीआई के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। अब हम बात करेंगे फॉरेन सिक्योरिटी आपको परचेस करनी है या एक्वायर करनी है बाय इंडिविजुअल पीआरआई। इंडिविजुअल का मतलब जो ह्यूमन है, ह्यूमन इंडिविजुअल, राम, मोहन, रमेश, लाइक दैट। सो इंडिविजुअल पीआरआई कैन एक्वायर द फॉरेन सिक्योरिटी इन फॉलोइंग मैनर। तो पहला, आपको गिफ्ट मिला है पीआरओ से फॉरेन सिक्योरिटी का, ले लीजिए, कोई तकलीफ नहीं है। या फिर आपको वो फॉरेन सिक्योरिटी बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस मिल रही है फ्रॉम एनी पर्सन, कोई भी पर्सन हो, आपको इनहेरिटेंस यानी एज ए उत्तराधिकारी हैं आप किसी के, और आपको वो फॉरेन सिक्योरिटी मिल रही है, ले लीजिए। या तीसरा पॉइंट है, आपको वो फॉरेन सिक्योरिटी कंपनी इश्यू कर रही है अंडर कैशलेस इसॉप, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, कैशलेस इसॉप में आपको वो सिक्योरिटी, फॉरेन सिक्योरिटी मिल रही है, आप ले सकते हैं। अब PRI being an individual who is employee or director of, तो यहां पर इन्होंने बोला है एम्प्लॉय या फिर डायरेक्टर है आप किसके, इंडियन ऑफिस और ब्रांच ऑफ ए फॉरेन कंपनी। इंडियन ऑफिस है उसमें आप एम्प्लॉय हैं, या उस ब्रांच में एम्प्लॉय हैं, या डायरेक्टर हैं, या फिर डायरेक्टर हैं इंडियन सब्सिडरी ऑफ फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी की एक इंडियन सब्सिडरी कंपनी है और वहां पर आप एम्प्लॉय या डायरेक्टर हैं। या तीसरा, इंडियन कंपनी इन विच फॉरेन इक्विटी होल्डिंग इज नॉट लेस देन 51%, यानी इंडिया में एक कंपनी है, इंडियन कंपनी है, और इसमें जो फॉरेन इक्विटी होल्डिंग है वो 51% होना चाहिए, ऐसी कंपनी के आप एम्प्लॉय या फिर डायरेक्टर हैं। तो ऐसे केस में ऐसा एम्प्लॉय या डायरेक्टर में परचेस इक्विटी शेयर ऑफर्ड बाय द सैड फॉरेन कंपनी। ऐसी फॉरेन कंपनी अगर उसको ऑफर कर रही है इक्विटी शेयर्स तो वो परचेस कर सकता है। अब बात करते हैं, आप फॉरेन सिक्योरिटी एक्वायर कर रहे हैं बाय वे ऑफ क्वालिफिकेशन शेयर। तो पहले तो क्वालिफिकेशन शेयर का मतलब समझ लीजिए। क्वालिफिकेशन शेयर का मतलब है कि अगर आपको किसी कंपनी में डायरेक्टर बनना है तो एज पर द लॉ आपको मिनिमम इतने शेयर्स तो लेने ही पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल 1000 शेयर लेने पड़ेंगे, 1000 शेयर्स, तो इनको बोला जाता है क्वालिफिकेशन शेयर। ये शेयर लेने के बाद ही आप उस डायरेक्टर की पोस्ट पे अपॉइंट किए जा सकते हैं। तो अब देखते हैं इसके प्रोविजन। अब पीआरआई बीइंग इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल है, पीआरआई है, वो एक्वायर कर सकता है फॉरेन सिक्योरिटी अगर वो एज ए क्वालिफिकेशन शेयर वो एक्वायर कर रहा है।
for holding the post of director to the extent prescribed as per law of host country। इसके ऊपर केस लॉ आ सकता है। अब देखिए, एक कंपनी है बाहर जिसमें आपको डायरेक्टर अपॉइंट किया जा रहा है, लेकिन एज पर दैट लॉ ऑफ दैट कंट्री आपको 1000 शेयर लेने पड़ेंगे। तो ऐसे केस में ये जो पीआरआई है, इस कंपनी में डायरेक्टर बनने के लिए ये क्वालिफिकेशन शेयर एक्वायर कर सकता है विदाउट आरबीआई अप्रूवल। बट केस लॉ ऐसे आएगा कि इंडिया में जो क्वालिफिकेशन शेयर्स हैं कंपनी के लिए वो है 500 शेयर्स, और जिस कंपनी में ये अपॉइंट हो रहा है वहां पे 1000 है। तो क्या ऐसे में आरबीआई अप्रूवल लेना पड़ेगा? तो आंसर है नहीं। आपको क्वालिफिकेशन शेयर आप ले सकते हैं किस लिमिट तक? जो कि लिमिट लगाई है उस कंट्री ने, जिस कंट्री में आपकी कंपनी है, फॉरेन कंपनी है, जहां पे आप डायरेक्टर अपॉइंट हो रहे हैं। इंडिया के क्वालिफिकेशन शेयर नहीं देखना है, उस कंट्री की जो लॉ है उसके क्वालिफिकेशन शेयर आप ले सकते हैं, वो लिमिट देखना है। अब बात करते हैं एक्विजिशन ऑफ राइट शेयर। राइट शेयर का मतलब वैसे तो आपको पता होगा, आप ऑलरेडी शेयर होल्डर हैं। मान लीजिए 1000 शेयर है इस फॉरेन कंपनी के, और आपको राइट शेयर इशू किया जा रहा है। राइट शेयर का मतलब है, लेट्स से आपको जो इशू मिल रहा है 2:1, हर 2 शेयर पे एक राइट शेयर मिल रहा है। तो ऐसे केस में आपके पास 1000 शेयर है तो 500 और परचेस करने का अधिकार मिल रहा है थ्रू राइट। तो यहां भी आप ये राइट शेयर एक्वायर कर सकते हैं, फॉरेन सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर सकते हैं अप टू द एक्सटेंट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट, यानी 500 शेयर आपका राइट शेयर की तरह आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं विदाउट आरबीआई अप्रूवल। लेकिन अगर 500 से ज्यादा जो आपको राइट शेयर का एंटाइटल मिल रहा है उससे भी ज्यादा इन्वेस्ट करना है तो आपको परमिशन लगेगी आरबीआई की। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट बाय रेसिडेंट इंडिविजुअल। रेसिडेंट इंडिविजुअल इन्वेस्ट करना चाहता है फॉरेन शेयर्स में, अदर एसेट्स, या फॉरेन शेयर्स या अदर एसेट्स में। तो यहां पर इन्होंने बोला है कि इंडिविजुअल पर्सन कैन रेमिट, पैसा भेज सकता है अप टू 75,000 यूएस डॉलर पर कैलेंडर ईयर। ध्यान से देख लीजिए, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर नहीं है, ये कंफ्यूजन रहता है। तो यहां पर आरबीआई ने बोल रखा है कि आप 75,000 यूएस डॉलर्स रेमिट कर सकते हैं बाहर की सिक्योरिटी या अदर एसेट्स परचेस करने के लिए हर साल, हर कैलेंडर ईयर में, विदाउट आरबीआई अप्रूवल। तो ऐसे में आरबीआई अप्रूवल की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर से इन्होंने कंडीशन लगाई है कि फॉरेन एक्सचेंज विल नॉट बी गिवन टू सच पीआरआई। पीआरआई को फॉरेन एक्सचेंज नहीं दिया जाएगा अगर ट्रांजैक्शन इज प्रोहिबिटेड या रिस्ट्रिक्टेड। ऐसे ट्रांजैक्शन है जो प्रोहिबिटेड है या रिस्ट्रिक्टेड है, ऐसे करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन जो प्रोहिबिटेड है या रिस्ट्रिक्टेड है, या रेमिटेंस आप करना चाहते हैं भूटान, नेपाल, मॉरिशस या पाकिस्तान, तो ऐसे केस में भी अप्रूवल नहीं मिलेगा, एक्सचेंज नहीं मिलेगा। रेमिटेंस स्पेसिफाइड नॉन कोऑपरेटिव कंट्री और टेरिटरी, तो आप जो रेमिटेंस कर रहे हैं वो नॉन कोऑपरेटिव कंट्री या टेरिटरी को कर रहे हैं, तो ऐसे में भी फॉरेन एक्सचेंज आपको नहीं मिलेगा। या फिर आप रेमिटेंस कर रहे हैं टू इंडिविजुअल और एंटिटी विच आर आइडेंटिफाइड एज ए टेररिस्ट, तो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी आप को फॉरेन एक्सचेंज नहीं दिया जाएगा। तो ये भी पॉइंट है जो आपको याद रखना है, जिसके लिए आपको फॉरेन एक्सचेंज अलाउड नहीं है बाहर भेजना। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, जो बात कर रहा है इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते हैं ऑफ इक्विटी या फिर बॉन्ड्स या फिर अदर सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी लिस्टेड इन फॉरेन एक्सचेंज, यानी ऐसी कंपनीज जो लिस्टेड है फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में, वहां पर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। कौन करना चाहता है? लिस्टेड इंडियन कंपनीज, म्यूचुअल फंड्स या इंडिविजुअल्स, वो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो यहां पर इन्होंने कंडीशन लगा दी है लिस्टेड इंडियन लिस्टेड कंपनीज के लिए। इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडियन लिस्टेड कंपनी, यानी एक इंडिया की लिस्टेड कंपनी बाहर किसी फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में कोई कंपनी लिस्टेड है, उसमें इन्वेस्टमेंट तो कर सकती है, लेकिन कितना कर सकती है? 50% ऑफ इट्स नेट वर्थ।
अपनी नेटवर्थ का केवल 50% ही वो इन्वेस्ट कर सकती है एनी लिस्टेड कंपनी विच इज लिस्टेड इन द फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट पॉइंट है म्यूचुअल फंड तो इन्वेस्ट करते ही रहते हैं बाहर, तो यहां पर इन्होंने बोला है म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं बाहर की किसी कंपनी में जो लिस्टेड है बाहर, अप टू द एक्सटेंट ऑफ 5 बिलियन US$। ये बिलियन है, मिलियन नहीं है, काफी अमाउंट है, बड़ा अमाउंट है। तो म्यूचुअल फंड के लिए साफ साफ अमाउंट दे रखा है कि म्यूचुअल फंड कैन इन्वेस्ट अप टू 5 बिलियन US$ इन फॉरेन कंपनीज विच आर लिस्टेड इन फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज। ये लिमिट्स आपको याद रखनी है, इसके ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चन या केसेस आते हैं। अब बात करते हैं इन्वेस्टमेंट अब्रॉड बाय सर्टेन फर्म्स इन इंडिया। छोटी छोटी फर्म है इंडिया की, वो बाहर इन्वेस्ट करना चाहती है, तो उनके क्या प्रोविजन है देख लेते हैं। तो लेट्स सी द प्रोविजन ऑफ फर्म। एक छोटी सी फर्म बाहर इन्वेस्ट करना चाहती है तो क्या ये कर सकती है? तो लेट्स सी द कंडीशन। पहली कंडीशन है ये जो फर्म है, इंडियन फर्म जो बाहर इन्वेस्ट करना चाहती है, ये रजिस्टर्ड होना चाहिए, रजिस्टर्ड अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में रजिस्टर्ड होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, इट शुड हैव बीन एंगेज इन प्रोवाइडिंग स्पेसिफाइड प्रोफेशनल सर्विसेज। तो ये फर्म सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए जो प्रोफेशनल हो, और वो भी स्पेसिफाइड प्रोफेशनल सर्विसेज। तीसरी कंडीशन, कैन मेक इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंसर्न एंगेज इन सिमिलर एक्टिविटी। तो ये जो फर्म है इंडिया की, ये बाहर किसी कंसर्न में इन्वेस्ट करना चाहती है, तो वो जो बाहर की कंसर्न है वो सिमिलर एक्टिविटीज में एंगेज होना चाहिए। और ये जो पैसा भेजेगी बाय वे ऑफ रेमिटेंस फ्रॉम इंडिया और एज ए कैपिटलाइजेशन फीस या अदर एंटाइटलमेंट ड्यू टू द फर्म, किसी भी तरह से ये पैसा ऐसी कंसर्न में वो भेज सकती है। हाउएवर लिमिट लगा दी है कि ये छोटी सी फर्म है, इन्वेस्ट करना चाहती है, कर सकती है लेकिन लिमिट तक। सच इन्वेस्टमेंट शुड नॉट एक्सीड 1 मिलियन US$ और इट्स इक्विवेलेंट। 1 मिलियन US$ तक ही इन्वेस्ट कर सकती है इन 1 फाइनेंशियल ईयर। अब यहां कैलेंडर ईयर नहीं है, यहां पर फाइनेंशियल ईयर बोला है। And also such Indian firm should be a member of a respective all India professional organization body। तो ये फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए पार्टनरशिप एक्ट में, साथ ही साथ ये जो प्रोफेशनल सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है उस प्रोफेशनल बॉडी जो है ऑल इंडिया लेवल की, उसमें भी वो एज ए मेंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो फर्म इन्वेस्ट कर सकती है, 1 मिलियन की लिमिट है, 1 साल की कर सकती है। और यहां पर इन्वेस्ट करने के बाद आपको ये जो इन्वेस्टमेंट किया है, आपको एक रिपोर्ट आरबीआई को सबमिट करनी है विद इन 30 डेज। तो जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे बाहर, विद इन 30 डेज आपको सबमिट करनी है इसकी रिपोर्ट आरबीआई को। तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है कि वेदर इंडियन फर्म कैन इन्वेस्ट आउटसाइड इंडिया। यही प्रोविजन लिखने हैं आपको, ऐसे ही लिखने हैं, चाहे केस लॉ की फॉर्म में आ सकता है कि कितना इन्वेस्ट कर सकती है, तो वो भी आपको बताना है।